गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम जो पिछली क्लास में बात कर रहे थे ड्यूटेरोमाइकोटिना के, हमने एक मेंबर को डिस्कस किया था, अल्टरनेरिया को। नेक्स्ट हमारा ड्यूटेरोमाइकोटिना, जिसे हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। इस ड्यूटेरोमाइकोटिना का सेकंड मेंबर जो है, और साथ ही ये जो टॉपिक है ये हमारा सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। दैट इज़ ये जो टॉपिक है वो है कॉलिटोट्राइकम। कॉलिटोट्राइकम जो है ये स्पेशली प्लांट डिजीज़ को करता है, और इसके साथ इसकी कुछ स्पीशीज़ जो है वो शुगर कैन में इन्फेक्शन करती है, और इन्फेक्शन करके रेड रॉट डिजीज़ को करता है। रेड रॉट डिजीज़ का पिक्चर हमने आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाइड किया गया है। इसके साथ ही हम कॉलिटोट्राइकम को जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम, माइकोटा, डिवीजन, यूमाइकोटा, सब डिवीजन, ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास कॉलियोमाइसिटीज, ऑर्डर मिलेनोकोनियल्स, फैमिली मिलेनोकोनिएसी, और जीनस इज कॉलिटोट्राइकम। कॉलिटोट्राइकम की अलग अलग स्पीशीज़ हैं, और वो अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन करती है। लेकिन इसका जो सीवियर इन्फेक्शन दिखा गया है वो फ्लेक्टुअम एक स्पीशीज़ है, कॉनिडिया कॉलिटोट्राइकम फ्लेक्टुअम, जो कि शुगर कैन के अंदर इन्फेक्शन करती है। इसकी थैलस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर एक तो ये सबसे पहले ये एक तरीके की पैरासाइट फंजाई है। पैरासाइट फंजाई मतलब ऐसी फंजाई जो किसी भी होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेड रहती है, या अपना होस्ट से ही सारा न्यूट्रिशन लेती है और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। इसे परजीवी फंजाई कहते हैं। इसके साथ अगर इसके थैलस में माइसीलियम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड माइसीलियम होता है। वेल डेवलप्ड माइसीलियम मतलब कि ऐसा इनका थैलस स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती वो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियाई पाया जाता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, पोरस सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होता है, परफोरेटेड सेप्टा वो सभी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ ये सेप्टेड होती है। अभी मैंने आपको बताया कि सेप्टा कैसा होता है, परफोरेटेड। तो ये परफोरेटेड सेप्टा प्रेजेंट होता है। छिद्रित पट पाए जाते हैं, शाखित संरचना होती है, ब्रांच्ड होती है, और साथ ही ये जो इन्फेक्शन करता है माइसीलियम होस्ट के अंदर, वो या तो इंटर टाइप का हो सकता है और या फिर वो इंट्रा टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। ये मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि इंटर और इंट्रा में अगर होस्ट सेल के इंटरसेलुलर स्पेस वाले टिश्यूज़ के बीच में माइसीलियम एंटर करता है तो उसे हम कहते हैं इंटर माइसीलियम इन्फेक्शन। और इसी के साथ अगर होस्ट सेल के टिश्यूज़ के अंदर ही एंटर कर जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम इन्फेक्शन। तो इस केस में दोनों ही तरीके की पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती है। इसके बाद हॉस्टीरिया एब्सेंट होता है। यह हमने आपको पहले भी बताया है कि जब ये इंटरसेलुलर स्पेस से इन्फेक्शन करता है तो होस्ट सेल के अंदर ये न्यूट्रिशन को लेने के लिए इस तरीके की नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन कॉलिटोट्राइकम यानी ड्यूटेरोमाइकोटिना के जो दोनों मेंबर हैं, अल्टरनेरिया और कॉलिटोट्राइकम, इन दोनों में ये हॉस्टीरिया जो है स्पेशल अपेंडेजेस ये एब्सेंट होता है। इसलिए डायरेक्ट माइसीलियम ही होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन लेता है। प्लांट के अंदर ये डिजीज़ करता है, और जो इसकी सबसे सीवियर प्लांट डिजीज़ है उसको हम कहते हैं एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो है ये प्लांट में रोट इन्फेक्शन को करता है, रॉट डिजीज़ को कर देता है, साथ ही प्लांट टिश्यू को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। इसके साथ कॉलिटोट्राइकम की जो स्पीशीज़ है कॉलिटोट्राइकम फल्कुटम, ये रेड रॉट डिजीज़ करती है, और ये रेड रॉट डिजीज़ जो है वो शुगर कैन के अंदर करती है। एक बार एग्ज़ाम में ये अभी इन दिनों में क्वेश्चंस आया है लास्ट ईयर कि शुगर कैन में रेड रॉट डिजीज़ का होस्ट मतलब इन्फेक्शन किसके कारण होता है, उसका पैरासाइट कौन है। तो जो पैथोजन है वो है हमारा कॉलिटोट्राइकम फल्कुटम। तो नाम से भी पूछा जा सकता है या डिजीज़ से नाम पूछ सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में आपको इसका नाम याद रखना है, इसकी स्पीशीज़ को याद रखना है, साथ ही ये कौन सा डिजीज़ कर रहा है उस डिजीज़ को भी आपको याद रखना है।
इसके बाद क्योंकि ड्यूटेरोमाइकोटीना है, इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है और इम्परफेक्ट फंजाई इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टोटली एब्सेंट होता है। कोई सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड है। तो इसमें यहाँ लैंगिक जनन होता नहीं है तो सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से आइडेंटिफाइड नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं, कुछ बॉटनिस्ट वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन को इंक्लूड करते हैं कि थैलस किसी भी रीज़न से डैमेज हो जाए और डैमेज पार्ट ही एक नई थैलस का डेवलपमेंट कर ले, तो जो वो विखंडन की प्रक्रिया है, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही यूज़ किया जाता है, उसी में उसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ इस केस में रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय कॉनिडिया होता है। कई बार अनफेवरेबल कंडीशन होने पर कॉनिडिया का फॉर्मेशन नहीं होता, उसकी जगह एक डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं कि जब भी थैलस का फॉर्मेशन, जैसे इस तरीके से थैलस है, सेप्टेड फॉर्म में है, न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साइटोप्लाज्म वैक्यूल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जब क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने वाला होता है तो कुछ सेल क्या करती है कि अपने चारों तरफ एक थिक वॉल कवरिंग कर लेती है, अपने चारों तरफ थिक वॉल कवरिंग करके मेन थैलस से सेपरेट हो जाती है। और यही मेन थैलस से सेपरेशन के बाद जो ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है इसमें अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन होने पर। जब भी फूड क्राइसिस होगा या रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला होगा उस टाइम पर मेन थैलस से सेपरेट हो गई है, अंदर का न्यूक्लियर डिवीजन करता है और डिवीजन करके बहुत सारे क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि थिक वॉल कवरी है तो चारों तरफ म्यूसिलेज का ये अपने ऊपर डिपोजिशन कर देता है। म्यूसिलेज जो है जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करके ये फूल जाती है, सोलन पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है और फूलने के बाद में सारे क्लेमाइडोस्पोर्स को बाहर रिलीज कर देती है। इस तरीके से क्लेमाइडोस्पोर्स से नए जो थैलस है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्लेमाइडोस्पोर्स भी इसके अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले स्पोर्स होते हैं और ज़्यादातर ये कॉनिडिया के थ्रू अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करती है। जब कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता है तो आपको पता है कि ये इंटरसेल्यूलर इन्फेक्शन करता है होस्ट सेल के अंदर जा कर के। ये कौन सा टिश्यू है? ये है होस्ट सेल का टिश्यू, होस्ट टिश्यू। तो ये अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद इसके थैलस की कुछ जो सेल्स है, कुछ थैलस स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाती है और डेंस साइटोप्लाज्म अपने अंदर स्टोर कर लेती है। जैसे ही ये इस तरीके से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और न्यूक्लियाई अंदर अपने स्टोर करती है, इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियाई बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो करके इस तरीके से चेन की फॉर्म में कॉनिडिया का डेवलपमेंट करते चले जाते हैं। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है उस प्रेशर के कारण ये डिसेमिनेशन हो जाते हैं, डिसेमिनेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो कि थैलस का इलोंगेशन हुआ है और थैलस के इलोंगेशन से जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉनिडियोफोर। ये आपको अच्छे से पता है कि कॉनिडियोफोर जो होता है उस कॉनिडियोफोर के ऊपर ही किसका डेवलपमेंट होता है? कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता है। और यही कॉनिडिया जो है वो जर्मिनेट करके किसका डेवलपमेंट करेंगे? थैलस का डेवलपमेंट करेंगे, मेन थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता चला जाता है। ये सारे कॉनिडिया जो हैं ये डायरेक्ट एरियल सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, वायु के संपर्क में नहीं आते हैं। ये डिवीजन पूरी तरीके से होस्ट सेल के अंदर चल रहा होता है और ये एक म्यूसिलेज शीट से कवर्ड रहते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है
उस टाइम पर ये म्यूसिलेज शीट जो है वो बाहर से हट जाती है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर से हट जाती है, और वन बाय वन सारे कॉनिडिया जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो या तो ये किसी नए होस्ट सेल को इन्फेक्टेड करते हैं जर्मिनेशन की प्रोसेस के थ्रू, और या फिर ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इस तरीके से कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इसकी कॉनिडिया के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कि यहाँ जो कॉनिडिया पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं, और यूनिसेलुलर के साथ इसका शेप क्रीसेंट शेप, हंसियाकार जिसे बोला जाता है, चंद्राकार संरचना। अभी तक ये पहली फंजाई है जिसके अंदर इस तरीके के कॉनिडिया प्रेजेंट होते हैं। यानी डिटेरोमाइकोटिना के जो दोनों मेंबर है, एक अल्टरनेरिया और उसके साथ ही ये कॉलिट्रोट्राइकम, इन दोनों के कॉनिडिया के शेप्स सबसे अलग हैं। जितनी भी फंजाई है उनसे सबसे अलग, जो आपके सिलेबस में है उनमें सबसे अलग शेप के कॉनिडिया इसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्रीसेंट शेप होते हैं, अर्धचंद्राकार संरचना बोल सकते हैं, हंसियाकार संरचना बोल सकते हैं। इसके साथ ही ये जो क्रीसेंट शेप कॉनिडिया होते हैं ये किसी एक एसरबुलाई या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम ये बोले कि ये शुगर रॉट है, ये नोट पार्ट है, और जब ये इन्फेक्शन करते हैं, रेड रॉट डिजीज़ करते हैं शुगर कैन के अंदर, तो इस तरीके की एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है शुगर केन के अंदर। और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसरबुलाई। ये एसरबुलाई इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है इस कॉलिट्रोट्राइकम की, और फ्रूटिंग बॉडी जो कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम एसरबुलस भी कहते हैं, एसरबुलाई कहते हैं। और इसी एसरबुलाई के अंदर बहुत सारे कॉनिडिया प्रेजेंट होते हैं। जब ये शुगर कैन में इन्फेक्शन करता है तब तो जो रेड रॉट पार्ट है, जहाँ पर रेड कलर का धब्बा है, पैचेस है, उस एरिया पर आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब कॉलिट्रोट्राइकम का इन्फेक्शन होता है। और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एसरबुलाई। इस एसरबुलाई के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉनिडिया प्रेजेंट होते हैं। और इन कॉनिडिया का डेवलपमेंट कहाँ होता है? कॉनिडियोफोर पर। इसका मतलब है कि इनके अंदर ही वो कॉनिडिया पार्ट जो है वो प्रेजेंट, कॉनिडियोफोर वाला जो रीजन है वो प्रेजेंट होता है। ये है हमारा कॉलिट्रोट्राइकम का स्पेशल फीचर्स और उसका स्ट्रक्चर। अगर हम कॉलिट्रोट्राइकम की लाइफ साइकिल को देखें तो आपको सिंपल सा एक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, क्योंकि सेक्सुअल जो है वो तो एब्सेंट है, वेजिटेटिव भी फ्रेगमेंटेशन की तरह ही होता है। यहाँ पर सबसे पहले बनेंगे कॉनिडियोफोर, और उन कॉनिडियोफोर के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा? कॉनिडिया का डेवलपमेंट होगा। और ये कॉनिडिया जो है ये जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना के जो दोनों मेंबर्स हैं उसमें सिंपल टाइप का लाइफ साइकिल आपने को देखने को मिलता है। इसके साथ ही कॉलिट्रोट्राइकम और कॉनिडिया का डेवलपमेंट। और अगर हम बोलें कि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं तो वो कौन से स्पोर्स हैं? क्लेमाइडो स्पोर्स। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है, यही क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके नए कॉलिट्रोट्राइकम का डेवलपमेंट कर देता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर मोस्टली तो कॉनिडियोफोर से कॉनिडिया के डेवलपमेंट पर होगा, और कुछ रेयर केसेस में क्लेमाइडोस्पोर से होता है। यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक कॉलिट्रोट्राइकम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हम एक नई यूनिट के साथ आपसे बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।